भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हमारी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समाज के उस कानूनी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें एक साथ रहने में मदद करता है। हम सब एक समाज में रहते हैं, पर हमारी आज़ादी की सीमा कहाँ ख़त्म होती है और दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। बीएनएस का अध्याय 15 इसी सवाल का जवाब देता है। ये अध्याय सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े अपराधों की बात करता है। यूं कहिए कि ये वो नियम है जो तय करते हैं कि एक अच्छा नागरिक होने का कानूनी मतलब क्या है। आपने बिल्कुल सही बुनियाद रखी है। इसे आप सामाजिक शिष्टाचार का कानून भी कह सकते हैं। ये अध्याय उन छोटे छोटे कामों या कह सकते हैं गलतियों के बारे में है जो अगर किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करें तो शायद उतनी बड़ी बात न हो, लेकिन जब वे पूरे समाज या समुदाय के लिए खतरा या परेशानी बन जाएं तो कानून हरकत में आता है। और इस पूरे अध्याय की नींव एक ही कॉन्सेप्ट पर टिकी है, लोक उपताप यानी पब्लिक न्यूजेंस, जिसका जिक्र धारा 270 में है। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। लोक उपताप सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? कानून इसे कैसे परिभाषित करता है? तो धारा 270 के मुताबिक लोक उपताप का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना या कोई गैर कानूनी काम ना करना जिससे आम जनता या आसपास रहने वाले लोगों को कोई खतरा, नुकसान या झुंझलाहट हो। अब इसका एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अपनी फैक्ट्री का केमिकल वाला कचरा पास की नदी में बहा रहा है। वो नदी पूरे मोहल्ले के लिए पानी का स्रोत है, तो ये क्लासिक केस है लोक उपताप का। उस व्यक्ति का काम पूरे समुदाय के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि वो व्यक्ति ये कहकर नहीं बच सकता कि उसकी फैक्ट्री से लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। कानून कहता है कि आपके काम से होने वाला फायदा उससे हो रहे सार्वजनिक नुकसान को जायज नहीं ठहरा सकता। ये तो बहुत अहम बात है, यानी समाज का हित किसी एक व्यक्ति के फायदे से ऊपर है। इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे पहले आता है। खासकर संक्रामक बीमारियों के दौर में हमने इसकी अहमियत देखी है। बीएनएस में इसे लेकर क्या खास प्रावधान है? बीएनएस इस मामले में बहुत स्पष्ट है और इरादे के आधार पर दो अलग अलग अपराध बनाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पहली है धारा 271। ये उन लोगों के लिए है जो लापरवाही से कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी खतरनाक बीमारी के फैलने का खतरा हो। मान लीजिए किसी को पता है कि उसे एक संक्रामक बीमारी है, फिर भी वो बिना सावधानी बरते भीड़-भाड़ वाली जगह पर चला जाता है। यहाँ उसका इरादा किसी को बीमार करना नहीं है, लेकिन उसकी लापरवाही खतरनाक है। इसके लिए कानून में 6 महीने तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा करे तो? मान लीजिए किसी से बदला लेने के लिए कोई बीमारी फैलाए। हाँ, वहाँ कानून बहुत सख्त हो जाता है। ये धारा 272 के तहत एक गंभीर अपराध है। यहाँ कानून परिद्वेषपूर्ण यानी मैलिग्नेंटली शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा मतलब है जानबूझकर बुरे इरादे से बीमारी फैलाना। और यहाँ सजा बढ़कर 2 साल तक की कैद हो जाती है। अब यहाँ एक कानूनी चुनौती आती है जिसे समझना जरूरी है। अदालत में ये साबित करना कि कोई काम सिर्फ लापरवाही से हुआ या बुरे इरादे से बहुत मुश्किल हो सकता है। प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना पड़ता है कि आरोपी के मन में सच में किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा था, जो कि एक बहुत ऊंचा मेयार है। अच्छा, और क्वारंटाइन के नियम तोड़ने पर भी तो कानून था। हाल के समय में ये बहुत प्रासंगिक रहा है। हाँ, उसके लिए एक अलग और सीधी धारा है, धारा 273। अगर सरकार ने किसी जगह या किसी परिवहन के साधन जैसे जहाज या ट्रेन के लिए क्वारंटीन का नियम बनाया है और कोई व्यक्ति जानबूझकर उस नियम को तोड़ता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। ये समाज को बड़े खतरे से बचाने के लिए बनाया गया एक सीधा साधा नियम है। स्वास्थ्य की बात हो रही है तो मिलावट का मुद्दा कैसे छोड़ सकते हैं? खाने पीने की चीजों से लेकर दवाओं तक, ये एक ऐसा डर है जो हर घर में महसूस किया जाता है। बिल्कुल, और कानून इस डर को गंभीरता से लेता है। सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों की बात करते हैं। धारा 274 उस व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी खाने की चीज़ में इसलिए मिलावट करता है ताकि वो हानिकारक हो जाए और उसका इरादा उसे बेचने का है, जैसे दूध में डिटर्जेंट मिलाना। वहीं धारा 275 उस दुकानदार के लिए है जो ये जानते हुए भी कि कोई चीज़ मिलावटी या खराब है, उसे बेचता है। इन दोनों ही मामलों में सज़ा करीब करीब एक जैसी है, 6 महीने तक की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। यहाँ एक सवाल उठता है, 5,000 का जुर्माना, क्या ये मिलावट करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए कोई अपशेकुंग स्पेकुंग कोई डिटरेंट है? ये तो उनके लिए बहुत मामूली रकम है।
आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। यहाँ समझना होगा कि बीएनएस एक जनरल पीनल कोड है। ये हर अपराध के लिए एक आधारभूत सज़ा तय करता है। मिलावट जैसे मामलों के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जैसे खास और ज़्यादा सख्त कानून भी हैं, जिनमें करोड़ों के जुर्माने और ज़्यादा लंबी सज़ा का प्रावधान है। बीएनएस का उद्देश्य ये तय करना है कि ऐसा कोई भी काम बुनियादी तौर पर एक आपराधिक कृत्य है। अच्छा, तो ये एक तरह से बेसलाइन तय करता है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। और दवाओं में मिलावट के बारे में क्या? ये तो खाने की मिलावट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सख्त है। धारा 276 के तहत अगर कोई किसी दवा में इस तरह मिलावट करता है कि उसका असर कम हो जाए या वो जहरीली हो जाए, तो सजा बढ़कर 1 साल तक हो जाती है। और धारा 277 के तहत ऐसी दवा बेचने वाले को 6 महीने की सजा हो सकती है। एक और दिलचस्प अपराध है धारा 278 के तहत एक दवा को दूसरी बताकर बेचना। मान लीजिए कोई आपको महंगी एंटीबायोटिक की जगह कोई सस्ती विटामिन की गोली बेच दे। ये भी एक अपराध है और इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। यहाँ सिद्धांत ये है कि स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का धोखा एक दंडनीय अपराध है। तो कानून हमारे खाने की थाली और दवा की शीशी को तो सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन उस माहौल का क्या जिसमें हम रहते हैं? हवा और पानी के प्रदूषण को लेकर बीएनएस क्या कहता है? आसपास के माहौल की भी परवाह करता है। धारा 279 कहती है कि अगर कोई जानबूझकर किसी सार्वजनिक झरने या तालाब के पानी को गंदा करता है जिससे वो आम इस्तेमाल के लायक ना रहे, तो उसे सजा हो सकती है। और वायु प्रदूषण के बारे में आज के समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए धारा 280 है जो कहती है कि अगर कोई जानबूझकर हवा को इतना प्रदूषित करता है कि वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, इस धारा में जुर्माना सिर्फ 1000 रुपए तक का है। बस 1000 रुपए? ये तो वाकई में बहुत कम लगता है। एक बड़ी फैक्ट्री के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। क्या ये कानून आज के समय में प्रासंगिक है? फिर वही बात आती है, ये प्रावधान पुराना है और आज के लिहाज से नाकाफी लगता है। लेकिन ये कानून का एक सांकेतिक पहलू है जो ये स्थापित करता है कि हवा को प्रदूषित करना गलत है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण से निपटने के लिए हमारे पास द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे बहुत शक्तिशाली कानून और संस्थाएं हैं। वो भारी जुर्माना लगा सकती हैं और फैक्ट्रियों को बंद भी करवा सकती हैं। बीएनएस यहाँ एक नैतिक और कानूनी आधार तैयार करता है। समझ गया। अब सुरक्षा के एक और पहलू पर आते हैं जो हमें रोज परेशान करता है, सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाना। हाँ, ये शायद इस अध्याय का सबसे ज्यादा सामना किया जाने वाला अपराध है। धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। अगर कोई सार्वजनिक रास्ते पर इतनी तेजी या लापरवाही से गाड़ी चलाता है कि जिससे किसी की जान को खतरा हो, तो उसे 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यही सिद्धांत धारा 282 में पानी के जहाज चलाने पर भी लागू होता है, बस वहां जुर्माना ज्यादा है। खासकर जब हम किसी खतरनाक चीज से डील कर रहे हों। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बीएनएस में खतरनाक पदार्थों और स्थितियों से जुड़ी लापरवाही के लिए एक पूरा पैटर्न है जो धारा 286 से 291 तक चलता है। इसमें जहरीले पदार्थ से लेकर यानी धारा 286 आग, विस्फोटक, मशीनरी, यहाँ तक कि किसी जानवर के संबंध में लापरवाही भी शामिल है। इन सभी धाराओं का मूल सिद्धांत एक ही है, ड्यूटी ऑफ केयर, यानी सावधानी बरतने का कर्तव्य। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो दूसरों के लिए खतरा बन सकती है, तो उसे सुरक्षित रखना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर आपकी लापरवाही से किसी को चोट लगती है या किसी की जान को खतरा होता है, तो आप सजा के हकदार हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। इसका मतलब है कि कानून कहता है कि आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरा इरादा नहीं था। आपकी लापरवाही ही अपने आप में एक अपराध है। एकदम सही। मेरा इरादा नहीं था आपको ज्यादा गंभीर सजा से बचा सकता है, लेकिन ये आपको पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं करता, खासकर जब सार्वजनिक सुरक्षा दांव पर हो। चलिए, अब अध्याय के आखिरी हिस्से पर आते हैं, शालीनता और नैतिकता। ये थोड़ा व्यक्तिपरक विषय लगता है। कानून इसे कैसे देखता है? यहाँ कानून मुख्य रूप से अश्लीलता मतलब ऑब्सेनिटी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। धारा 294 बहुत विस्तृत है। ये किसी भी अश्लील किताब, तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बनाने, बेचने या सर्कुलेट करने को अपराध मानती है।
लेकिन अश्लील क्या है, ये कौन तय करेगा? आज के डिजिटल युग में जहां आर्ट, एक्सप्रेशन और कंटेंट की भरमार है, इसकी परिभाषा तो बहुत धुंधली हो सकती है। और यही इस कानून की सबसे बड़ी चुनौती है। धारा खुद इसे परिभाषित करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कोई भी चीज़ अश्लील तब मानी जाएगी अगर वो कामुक हो या उसे देखने सुनने वालों के मन को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हो। ये एक बहुत पुरानी परिभाषा है और आज के संदर्भ में इसकी व्याख्या करना अदालतों के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। सज़ा भी इसमें काफ़ी सख्त है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद और दूसरी बार में 5 साल तक। क्या इसकी कुछ अपवाद भी है? वरना कला और साहित्य पर तो इसका बहुत गलत असर पड़ सकता है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है। कानून कहता है कि अगर कोई सामग्री विज्ञान, साहित्य या कला के भले के लिए बनाई गई है और उसका प्रकाशन जनहित में उचित है, तो वो अपराध नहीं है। इसी तरह प्राचीन मंदिरों या स्मारकों पर की गई नक्काशी जैसे खजुराहो भी इसके दायरे से बाहर है। कानून कला और अश्लीलता में फ़र्क करने की कोशिश करता है, भले ही वो लाइन अक्सर बहुत पतली होती है। और अगर ये अपराध किसी बच्चे के खिलाफ हो तो? तब कानून और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। धारा 295 के तहत किसी बच्चे को ऐसी कोई अश्लील वस्तु बेचने या दिखाने पर सज़ा बहुत ज़्यादा है। पहली बार में 3 साल तक और दूसरी बार में 7 साल तक की कैद। साथ ही धारा 296 सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाने गाने को भी अपराध मानती है अगर उससे दूसरों को झुंझुलाहट हो। अध्याय के अंत में लॉटरी का भी जिक्र है। हाँ, धारा 297 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी के अलावा कोई भी प्राइवेट लॉटरी ऑफिस चलाना गैरकानूनी है। इसका मकसद लोगों को अवैध जुए और धोखाबाजी से बचाना है। तो कुल मिलाकर यह अध्याय हमारे सामाजिक जीवन का एक कानूनी नक्शा तैयार करता है। यह हमें बताता है कि एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर या फिर नैतिकता को लेकर। बिल्कुल, इसका मूल विचार यही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। जहां आपकी स्वतंत्रता से समाज को सामूहिक रूप से नुकसान पहुंचने का खतरा शुरू होता है, वहां कानून एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये अध्याय व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सिर्फ व्यक्तिगत अपराधों के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के बारे में है। एकदम सही। और यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। इस पूरे अध्याय में उपेक्षा या लापरवाही एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के प्रति सावधानी बरतने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी की सीमा आखिर कहाँ तक जाती है? क्या ट्रैफिक नियम का पालन करना ही काफी है, या हमें हर उस काम के बारे में सोचना चाहिए जिसका अप्रत्यक्ष असर दूसरों पर पड़ सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।